Hello everyone, welcome to e-learning platform of Nalanda Vidyalaya Morbi. My name is Dakshesh and I am going to take a class of 9 mathematics. आज के दिन में आपको एक नया यूनिट स्टार्ट करूंगा मैथमेटिक्स के अंदर जिसका नाम है ट्राइंगल्स, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, और हमारा पहला टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन, जिसमें जनरली आपको पता है कि ट्रायंगल जो होते हैं, ठीक है, उसमें मैं इस तरह से यहाँ पे फिलहाल नाम दे देता हूँ ABC। ठीक है, सो उसको सिंबॉलिकली कैसे लिखा जाता है, ट्रायंगल ABC। दूसरा तरीका है ट्रायंगल ACB, दोनों सेम ही है, एक ही ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा हम अगर वर्टेक्स चेंज कर दे तो ट्रायंगल BAC या फिर ट्रायंगल BCA, या फिर एक और वर्टेक्स चेंज कर दें तो ट्रायंगल CAB या फिर ट्रायंगल CBA। तो एक ही ट्रायंगल को हम डिफरेंट 6 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्या बात है कि भाई हमने ट्रायंगल के अंदर जो पढ़ा है, मैं आपको वो थोड़ा सा रिवाइंड कर दूं कि यहाँ पे 3 एंगल बनते हैं। कौन से एंगल बनते हैं यहाँ पे मैं बता दूं। एंगल A, अगर एंगल A को रिप्रेजेंट करना हो तो मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, एंगल BAC। स्टार्टिंग यहाँ से करना है BAC, जो मिडल में होता है वही एंगल को रिप्रेजेंट करता है। या फिर एंगल CAB, दोनों साइड से लिख सकते हैं हम, ऐसा फिक्स नहीं है। तो उसी तरह एंगल B को भी हम किस तरह से लिख सकते हैं कि भाई एंगल ABC, सेंटर में B आना चाहिए, इज इक्वल टू एंगल CBA। तो ये एंगल B को इन 3 तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो एग्जामिनेशन में या फिर टेक्स्ट बुक के अंदर, लेकिन जब तक कंफर्टेबल हो तब तक B, सिर्फ एंगल B। लेकिन सपोज कि यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ की हो तो एंगल B रिप्रेजेंट करने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो सपोज कि यहाँ पे कोई लाइन है तो अब यहाँ पे 3 एंगल बनते हैं, दिस एंड द एंटायर दिस एंगल। तो 3 एंगल बनते हो तब एंगल B रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तब हम 3 स्केलर इस्तेमाल करेंगे। या फिर एंगल C इज इक्वल टू, आप इसको ACB भी लिख सकते हो, या फिर एंगल BCA, इस तरह से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। C जो मेन एंगल है वो सेंटर में आना चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, नाउ अब आपको ये पता चल गया इसके 3 एंगल्स है, उसकी 3 साइड्स भी है। कौन सी साइड है, तो मैं यहाँ पे 3 साइड को रिप्रेजेंट करता हूँ कि लाइन सेगमेंट AB एक उसकी साइड है, या फिर लाइन सेगमेंट BA, दोनों सेम ही हैं, कोई चेंजेस नहीं है। लाइन सेगमेंट AC, दिस वन, और या फिर इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, लाइन सेगमेंट CA, दोनों साइड से लिख सकते हैं। जितनी अपॉर्चुनिटी है, जितनी पॉसिबिलिटीज़ है, मैं सब आपको बताऊंगा ताकि कोई आपको डाउट ना रहे। या फिर लाइन सेगमेंट BC, उसको हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं लाइन सेगमेंट CB की तरह से भी। ठीक है, तो BC दिया हो, CB दिया हो, CA दिया हो या फिर AC दिया हो, ये दोनों इंटरचेंजली एक ही है, सिर्फ नाम अलग से मैंने शुरुआत की थी, तो आप समझ सकते हो। ठीक, अब दूसरी चीज़ है मेन, यहाँ पे ये जो लाइन सेगमेंट है उसका एंड पॉइंट है B, और ये जो लाइन सेगमेंट है उसका भी एक एंड पॉइंट है B। तो B एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह CB एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है और A को भी एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, पॉइंट फॉर्म एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट्स, उसे हम कहते हैं वर्टाइसिस। सिंगुलर हो तो वर्टेक्स कहते हैं, और प्लूरल हो यानी 2 या उससे ज़्यादा हो तो हम कहते हैं वर्टाइसिस। तो यहाँ पे उसके कितने वर्टाइसिस है, 3 वर्टाइसिस है, दे आर A, B एंड C, 3 वर्टाइसिस आर देयर। तो फिर ट्रायंगल की जो हमने बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी कि भाई
आइसोस्केलस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो उसके बारे में भी हमने डिटेल में स्टडी किया है। फिलहाल अभी आपका जो टॉपिक आने वाला है यहाँ पे वो आने वाला है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। पूरा यूनिट एक ही टॉपिक के ऊपर मेनली डिपेंडेंट है। उस टॉपिक का नाम क्या है मैं आपको बताता हूँ, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। तो कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल समझाने से पहले मैं कुछ कॉन्ग्रुएंट फिगर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास दो कार्ड्स हैं। ठीक है, अब आप इसको एज ए फिगर लेनी है। ये एक कोरिलेटरल है, ये भी एक कोरिलेटर है। आप देखेंगे जरा कि मैं अगर उन सभी की साइड मैच करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे देखो कि ये जो वाइट कार्ड है मेरे पास वो थोड़ा बड़ा है, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर मैच नहीं होता है, फिट नहीं होता है, राइट। ठीक है, तो अगर वो एग्जैक्टली फिट हो जाए किस तरह से, देखो मेरे पास दो और कार्ड्स है, तो किस तरह से फिट होते हैं देख लो जरा। ये दो कार्ड हैं, ठीक है। अब एक दूसरे के ऊपर मैं फिट करने की कोशिश करता हूँ और ये बिल्कुल मैच हो जाते हैं। ठीक है, आपको लगता ही नहीं है कि मैंने यहाँ पे दो कार्ड पकड़े हैं। ठीक है, एक ही कार्ड है। अब देखो जरा, ये स्लाइड किया मैंने, ये दूसरा निकला है बाहर। तो फिट जो भी मेजरमेंट है आपको ऐसा ही लगेगा कि सेम टू सेम है। ऐसे दूसरे भी एग्जाम्पल है, हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरे जो दो कार्ड हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आप सेट करने की कोशिश करें तो ये सेट हो गए, सी है। ठीक है, एज टू एज एक भी कार्ड की, दोनों में से एक भी कार्ड की लेंथ या फिर ब्रेथ ज़्यादा है नहीं, वो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाते हैं। कोइंस को आप देख सकते हो क्लियरली, वो एक दूसरे पर कैसे हो गए, फिट हो गए। किसी की भी लेंथ ज़्यादा नहीं है, किसी की भी लेंथ कम नहीं है। ठीक है, तो ऐसी फिगर्स को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। कैसे कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो ज्योमेट्रिकल फिगर के लिए उनकी सभी साइडें एक दूसरे के ऊपर फिट होती हो, एग्जैक्टली मेजरमेंट की हो, तो उसे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो ट्रायंगल की बात करें हम, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि सपोज हम ड्रॉ करके ही चेक कर लेते हैं। मैंने पूरी ट्राई की है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ड्रॉ करने की। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सपोज में ए बी सी एक्स वाई जेड। जब दो ट्रायंगल दिए गए हो, अब मैं ए बी का मेजरमेंट चेक करता हूँ। ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, शार्प मैंने लिया था 4 सेंटीमीटर। बी सी इज इक्वल टू ऑल्सो 4 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो कुछ ये भी कुछ इस तरह से होगा, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड लिटिल बिट देयर इज अ प्रॉब्लम 0.1, बट आई विल कंसिडर एज अ 5 सेंटीमीटर ओनली। 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। सो हियर AB is equal to XY, AC is equal to XZ, and
बी सी इज इक्वल टू वाई जेड। ठीक है, इस कंडीशन में अगर आप ये जो मैच कर रहे हो, मैंने जो आपको बताया, तो यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, मतलब अगर मैं इन दोनों को काट दूँ और उनकी फिगर जो आपको ट्रायंगुलर फिगर मिलेगी वो एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, तो जिस तरह से ये दो कार्ड मैच होते थे उस तरह से वो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, मैच हो जाएंगे। ठीक है, तो उसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अब यहाँ पे एक बात आती है कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या है मैं आपको वो भी समझाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वर्ड लिख दूँ, कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, अब कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है कि जरा देख ले जरा, यहाँ पे ए के रिलेटेड मैं ले सकता हूँ एक्स, सो ए इज करस्पॉन्डिंग विथ एक्स, बी के साथ रिलेटेड है वाई, सो बी इज करस्पॉन्डिंग टू वाई, तो लास्ट में कौन बचा, सी इज करस्पॉन्डिंग टू जेड। तो उसी तरह करस्पॉन्डेंस हमें अगर ट्रायंगल में शो करना हो तो ए बी सी इज करस्पॉन्डिंग विथ एक्स वाई जेड। मैं करस्पॉन्डेंस चेंज भी कर सकता हूँ, बी सी ए, अगर मैं लिखता हूँ बी सी ए तो यहाँ पे होता है वाई जेड एक्स, वाई जेड एक्स। अगर मैं लिखता हूँ ए सी बी, सी ए सी बी, तो फर्स्ट लास्ट मिडल एक्स जेड वाई। ठीक है, तो ये करस्पॉन्डेंस चेंज होता रहता है। जिस तरह से ये करस्पॉन्डिंग से फर्स्ट लेटर ए आया तो आपको ए के साथ क्या रिलेटेड है, एक्स, तो आपको एक्स लिखना पड़ेगा। अगर मैं फर्स्ट बी लिखता हूँ तो फर्स्ट बी के साथ रिलेटेड क्या है, वाई, तो आपको वाई लिखना पड़ेगा। मिडल में सी है तो सी के रिलेटेड जेड, तो मिडल में जेड लिखना पड़ेगा। और लास्ट में ए है तो ए के रिलेटेड एक्स, तो लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा, आपको एक्स लिखना पड़ेगा। तो ये करस्पॉन्डेंस कुछ इस तरह से लिखी जाती है। और ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, उसको सिंबॉलिकली लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड, कैपिटल जेड है। ठीक है, तो ये जो सिंबल है इज इक्वल टू करना है और उसके ऊपर ऐसे ड्रॉ करना है। ये ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो देखो, अगर मैं यहाँ पे ट लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, ट, गुजराती के अंदर ट लिखना है, ट को यहाँ पे टपली मारनी है। अगर ट को यूँ टपली मारेंगे तो वो गिर जाएगा। किस तरह से गिरेगा आपको पता है, आपने यहाँ पे टपली मारी है तो वो इस तरह से गिर जाएगा नीचे, राइट, तो वो गिर गया है, इस तरह से गिर गया, ये लोग गिर गया। ठीक है, बेड के ऊपर गिर गया, बस खत्म। ये हुआ कॉन्ग्रुएंट का सिंबल। उल्टा सिंबल कोई ना करे क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं, ये सिंबल गलत किया तो फिर आपके मार्क्स कटेंगे। तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, जैसे कि करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। वो किस तरह से मैं आपको वो भी बताता हूँ। सबसे पहले हम साइड की बात कर ले कि भाई लाइन सेगमेंट ए बी था तो उसके करस्पॉन्डेंस में क्या आएगा, तो ए के साथ था एक्स और बी के साथ था वाई। ठीक है, एक बार चेक कर ले, यस। ठीक है, तो ए सी, ए के साथ यहाँ पे x है तो c के साथ वहाँ पे क्या था, z। ठीक है, और लास्टली बी सी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि y z। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल x।
एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल वाई, और एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल जेड। ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, ए सी इज इक्वल टू एक्स जेड, बी सी इज इक्वल टू वाई जेड। दैट इट इज इन द टर्म ऑफ मेजरमेंट। ये होगा, हम इसके बहुत सारे क्राइटेरियाज है वो भी हम लिखेंगे, इसको हम प्रूव करेंगे, ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ। फिलहाल जब ऐसा कोई करस्पॉन्डेंस हो, फिक्स ही हो, तो हम इसके ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे अगर मैं लेटर एक्सचेंज करता हूँ, ट्राइंगल ए बी सी की जगह पे मैं यहाँ पे ट्राइंगल ए सी बी लिखता हूँ, तो आपको यहाँ पे ट्राइंगल एक्स वाई जेड अब नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कि सबसे पहले ए के रिलेटेड क्या है, एक्स, बी के सी के रिलेटेड है जेड। तो अगर सेकंड सी लिखा है तो यहाँ पे सेकंड क्या लिखना पड़ेगा, जेड लिखना पड़ेगा, वरना ये गलत होगा, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डेंस के अंदर आपको स्पेशली ख्याल रखना है कि ट्राइंगल ए सी बी, ए के रिलेटेड था एक्स, तो सबसे पहला ट्राइंगल के अंदर एक्स आएगा। सी के रिलेटेड था जेड, तो जेड आएगा, और बी के रिलेटेड था वाई, तो वाई आएगा। जिस तरह से यहाँ पे इंटरचेंज होते हैं उस तरह से ट्राइंगल के नाम में भी इंटरचेंज होना ज़रूरी है, वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको खास ख्याल रखना है कि आप करस्पॉन्डेंस जो है, ठीक है, वो आप अच्छे से लिखें। तो दूसरी बात है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैविंग द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, एक छोटा सा टर्म लिखा रहा हूँ, सी पी सी टी, ठीक है। अब सी पी सी टी जो है उसका पार्ट सी फॉर करस्पॉन्डिंग, पी स्टैंड्स फॉर पार्ट्स ऑफ किसके, सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ग्रुएंट, and last T stands for triangles. So corresponding parts of congruent triangles, it is a, we have a short form regarding to this line and that is called the CPCT। कहीं भी आपको एग्जामिनेशन में या फिर सम आप परफॉर्म कहीं पे भी कर रहे हो और ज़रूरत पड़े ऐसा लिखने की, तो फुल फॉर्म में नहीं लिखना है, आपको इसका शॉर्ट फॉर्म लिखना है, ठीक है। अब उसकी क्या क्या कंडीशन है कॉन्ग्रुएंस के लिए, क्या क्या क्राइटेरिया है, कंडीशन मतलब क्राइटेरिया मतलब शर्त, कौन सी शर्त है कि दो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट मिले, तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। वो कंडीशंस हम फिलहाल अभी देखेंगे यहाँ पे इसी जगह पे, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। तो क्राइटेरिया मीन्स व्हाट, कंडीशन, शर्त, कौन सी शर्त पे हम, कौन सी कंडीशन पे या फिर कैसी जगह पे हम दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए ये हमारा नया टॉपिक है, तो कृपया यहाँ पे ध्यान देना प्लीज़। सो अभी जो मैंने एक एग्जांपल लिया था वही एग्जांपल कंडीशन आपको बताऊंगा। फॉर triangle ABC and triangle XYZ, if angle A is equal to angle X, angle B is equal to angle Y,
एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जेड। सारे के सारे उसके एंगल्स अगर इक्वल हो और उसकी सारी की सारी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो, मतलब कि लाइन सेगमेंट ए बी, दैट मीन्स मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, बी सी इज इक्वल टू वाई जेड एंड ए सी इज इक्वल टू एक्स जेड। अगर कोई दो ट्राइंगल आपको दिए गए हो, ट्राइंगल की सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड सभी करस्पॉन्डिंग साइड अगर इक्वल हो, तब जाके हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल कैसे है, कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, तब जाके हम लिख सकते हैं कि भाई ट्राइंगल ABC is congruent to, then triangle ABC is congruent to triangle XY Z। ठीक है, तो क्या सर हम हर बार सभी एंगल्स और सभी साइड्स को इक्वल प्रूव करें? नहीं, हम यहाँ पे हर बार ये सब नहीं करेंगे। इसके लिए एक शर्त है। शर्त मीन्स क्या? एक क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है? फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्राइंगल्स इज, यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट क्राइटेरिया, हमारा पहला क्राइटेरिया है, वो है एक्सियम 7.1। ये आपको बाय हार्ट नहीं करना है, लेकिन कभी कभार फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है, तो उसके ऊपर थोड़ी नज़र रखिएगा कि एक्सियम 6.1 क्या कहना चाहता है। ठीक है, सॉरी 7.1 क्या कहना चाहता है। इसका शॉर्ट फॉर्म दूसरा नाम है SAS, साइड एंगल साइड। शॉर्टकट में लिखा है SAS, कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक, फर्स्ट क्राइटेरिया है हमारा, ये पहली कंडीशन है फर्स्ट। ऐसी बहुत सारे, उसका मतलब ये हुआ ना। ठीक है, एक्शन मतलब क्या कि हम इसको विदाउट प्रूफ एक्सेप्ट करेंगे, इसके लिए कोई भी प्रूफ देंगे नहीं। ये हमारी एक तरफ से डेफिनेशन समझ लो आप। ठीक है, तो ये क्या कहना चाहता है मैं आपको बताता हूं। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू ट्राइंगल्स आर congruent if two sides and the included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other triangle। ठीक है, अब ये क्या कहना चाहता है मैं आपको समझाता हूँ। सॉरी, ठीक है, क्या कहना चाहता है? टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of other triangle। वाओ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी फिगर ड्रॉ करके
एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल के लिए ये रफ फिगर है तो कृपया करके आप कंसीडर करना। सब कुछ विजिबल है, राइट? ठीक है, तो सपोज ये ट्रायंगल ए बी और ये सी है, पी क्यू यहाँ पे आर है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि टू साइड्स, यहाँ पे देखो बोला गया है टू साइड्स, मतलब सपोज कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड ए सी is equal to PR. This side is equal to this side and this side is equal to this side. And included angle, the included angle मतलब इन दोनों साइड से बनता हुआ एंगल, ये वाला इन दोनों साइड से बनता हुआ एंगल ये वाला, एग्जैक्टली शार्प वही। सो एंगल A is equal to एंगल P. If two sides and included angles are equal to each other of these two triangles, तो हम कह सकते हैं, देन हम क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ए के रिलेटेड है पी, बी के रिलेटेड है क्यू, तो सी के रिलेटेड ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा आर। क्लियर? ठीक है, तो ये एक छोटा सा एक्शन था कि एक पहली कंडीशन SAS रूल, आपको वो याद रखना है। क्या याद रखना है? SAS रूल, साइड एंगल साइड कंटिन्यूस होना चाहिए, चाहे वो साइड एंगल साइड इस तरह से भी हो सकता है, साइड एंगल साइड इस तरह से भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि हमने ये दो साइड लेते हैं और ये एंगल लेते हैं, ऐसा चलेगा नहीं। जो दो साइड लेते हो उसका इंक्लूडेड एंगल ही चाहिए, तब जाके ये रूल सक्सेसफुल होता है। तो आपको इसको प्रूव नहीं करना है, बाय हार्ट रखना है। बाय हार्ट मतलब समझना है, रट्टा नहीं लगाना है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल्स। आपको 6 ये सारे के सारे पार्ट्स इक्वल शो नहीं करने हैं कि तीनों एंगल और तीनों साइड एक दूसरे से इक्वल शो नहीं करना है। आपको कोई भी दो साइड और इंक्लूडेड एंगल इक्वल शो करेंगे तो ट्रायंगल जो है हम कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं थियोरेटिकली, और इसीलिए उसका नाम है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, या फिर आप उसे एक्शन 7.1 भी कह सकते हो। हम अपने अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरम 7.1, जिसे हम ASA मीन्स व्हाट, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल भी कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स, जिस तरह से एक्शन 7.1 के अंदर टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल था, यहाँ पे टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड एंड द इंक्लूडेड साइड of one triangle are equal to two angles and the included side of the other triangle। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सपोज इफ एंगल A is equal to एंगल X, एंगल C is equal to एंगल Z एंड तीसरी कंडीशन आखिरी कि इंक्लूडेड साइड मीन्स अगर ये एंगल के साथ ये एंगल इक्वल है, इस एंगल के साथ अगर ये एंगल इक्वल है और अगर ये साइड भी इक्वल है, दैट मीन्स व्हाट कि आई एम ट्राइंग टू राइट दैट AC is equal to XZ, then we can say that triangle ABC is congruent to triangle XYZ। A के साथ X, C के साथ Z, तो B के साथ Y। हो गया कॉरेस्पॉन्डेंस क्लियर? तो कोई भी दो ट्रायंगल और इंक्लूडेड साइड ही चाहिए, ज़रूरी नहीं कि मैंने ये लिखा था वही, यहाँ पे दूसरी भी है ABXY। अगर एंगल A इज इक्वल टू एंगल X, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Y एंड AB इज इक्वल टू XY, तो भी कंडीशन
ये रूल अप्लाई होता है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल वाई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जेड एंड बी सी इज इक्वल टू वाई जेड, तो भी ये कंडीशन अप्लाई होती है। और यह तीसरी कंडीशन तो मैंने आपको यहाँ पे लिखी हुई ही है। तो ये एक थ्योरम था जिसका प्रूफ हमें 3 केसेस के अंदर दिया गया था टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 115 के ऊपर। लेकिन फिलहाल ये जो प्रूफ है इसका रिवाइज सिलेबस के अंदर निकल चुका है, तो हमें प्रूफ की कोई ज़रूरत है नहीं। लेकिन कंडीशन जो है, क्राइटेरिया हमें याद रखना है। कौन सा क्राइटेरिया है ये? क्राइटेरिया ASA। तो जिस तरह से AS है, ASA कॉन्ग्रुएंस रूल है, तो उसी तरह पे यहाँ पे एंगल साइड, कौन सा? एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल पॉसिबल है। जिस तरह से हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था कि भाई साइड एंगल साइड, याद है ना आपको? फर्स्ट एक्सट्रीम आपकी साइड एंगल साइड, वो राइट है, लेकिन साइड एंगल साइड की बात कर रहा हूँ। साइड एंगल साइड वो राइट है, लेकिन आप उसकी जगह पे अगर आप लिखना चाहो तो कि एंगल साइड साइड, तो वो गलत होगा। इट इज़ नॉट holding that true criteria for the two triangles of congruent। उसी तरह अगर आप साइड साइड एंगल भी करना चाहते हो, साइड एंगल साइड की जगह पे आप एंगल साइड साइड करेंगे तो गलत है। अगर उसकी जगह पे साइड साइड एंगल करेंगे तो भी क्या है? वो गलत है। हमें साइड एंगल साइड ही चाहिए और कुछ चाहिए नहीं। हालांकि आप ASA के अंदर ये चेंज कर सकते हो, AAS जो है वो राइट है। इट इज होल्डिंग दैट कैपेसिटी टू प्रूव द कॉन्ग्रुएंस ऑफ द टू ट्राइंगल। ठीक है, तो अब सीधे हम अपने नए टॉपिक यानी कि एक्सरसाइज 7.1 की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो उससे पहले आप 2 चीज़ आप पढ़ चुके हो, वो ख्याल रखना है। एक्सएम 7.1 SAS कॉन्ग्रुएंस रूल एंड थियरम 7.1 ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, और उसके ऊपर से पूरी एक्सरसाइज आएगी। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में हम एक्सरसाइज 7.1 पढ़ेंगे।